गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें ग्रेनाइट से निर्मित होती है। और दूसरा है भूपर्पटी की ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। इसमें सही कौन है याद कर लीजिए। पहला सही दूसरा सही है सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम भूपर्पटी की ऊपरी परत को, और निचली परत को क्या कहते हैं सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ग्रेनाइट यहाँ थोड़ा जान लेते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत भूपर्पटी को कई उपस्तरों में बांटा गया है। भूपर्पटी का ऊपरी स्तर गिरनाइट से है और भूपर्पटी का यही भाग महाद्वीप गिरनाइट से है, जबकि भूपर्पटी का निचला स्तर जिससे महासागर के नीचे की चट्टानें बनी है महासागर बेसाल्ट महाद्वीप गिरनाइट। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है भूपर्पटी की ऊपरी परत का निर्माण सियाल और एल्यूमिना, मतलब मान लेते हैं कि ऐसा है भूपर्पटी। क्लियर है। तो यह महाद्वीप है और यह क्या है, तो यह ओशियन है। क्लियर है। इसको एम नहीं महाद्वीप यानी सी कॉन्टिनेंट और ये ओशियन हो गया। तो ये कॉन्टिनेंट है यह मोटा परत ऊपर वाला, इसको कहते हैं सीमा सिलिकॉन और सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम महाद्वीप, और नीचे वाला जो महासागरीय प्लेट है उसको कहते हैं सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भूपर्पटी का औसत घनत्व तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तथा महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है संपूर्ण भूपर्पटी एवं मेंटल संयुक्त रूप से स्थल मंडल का निर्माण करते हैं और मेंटल का निचला भाग दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। तो क्लियर है। जो मेंटल कहाँ से मिलेगा स्थल मंडल में, तो इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर डी होगा, यानी न तो 1 न तो 2। थोड़ा जान लेते हैं। भूपर्पटी का संपूर्ण भाग और मेंटल का केवल ऊपरी भाग ही संयुक्त रूप से स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। यह देखिए भूपर्पटी ऊपर वाला यह भूपर्पटी हो गया, ये क्रस्ट यहाँ तक यह मेंटल है और यह कोर हो गया। मेंटल का जो ऊपरी भाग है यह वाला भाग यही स्थल मंडल का निर्माण करता है। उल्लेखनीय है कि स्थल मंडल की मोटाई 10 से 200 किलोमीटर है, कारण कि भूपर्पटी तो मात्र 35 किलोमीटर ही मोटा है, अतः मेंटल का भी कुछ भाग इसमें चला आता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, न कि निचला ठोस है। और मेंटल भूपर्पटी के नीचे की परत है, यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसका घनत्व भूपर्पटी से अधिक है 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तब मोह असभ्यता डिस्कंटिन्यूटी द्वारा भूपर्पटी एवं दुर्बलता मंडल को पृथक करती है। तो कौन बांटेगा, तो भूपर्पटी एवं मेंटल को कौन बांट दिया, तो मोह असभ्यता। क्लियर है। आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी का 63% भाग मेंटल से निर्मित है। यहाँ देख लीजिए, यह पृथ्वी का यह ऊपर वाला पर्पटी है जो मात्र 35 किलोमीटर तक है। यह मेंटल है, यह 2900 किलोमीटर मोटा है, और यह आपका कोर हो गया जो 6371 किलोमीटर तक गहराई तक यानी पृथ्वी के केंद्र तक गया है। दुर्बलता मंडल ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ऐसा क्यों, यहाँ देखिए। पृथ्वी का लगभग 83% भाग मेंटल से निर्मित है, न कि 63% भाग, और पृथ्वी का लगभग 16% भाग क्रूड से निर्मित है। दुर्बलता मंडल ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है। इसी से होकर तप्त मैग्मा धरातल पर लावा के रूप में आता है। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असभ्यता मेंटल के बीच में, यहाँ देखिए 1 मिनट, यह पृथ्वी हो गया, यह ऊपर का कोर है, कोर और मेंटल यहाँ पर इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको कहेंगे मोह। और ऊपरी मेंटल और यहाँ पर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में इसको क्या कहेंगे, रेफ्टी। और ऊपरी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में उसको क्या कहते हैं, याद कर लीजिए, कोरनाड। और सबसे नीचे कौन होता है, लेमन। उल्लेखनीय है कि मेंटल का ऊपरी परत आंशिक रूप से सीमेटिक है यानी प्लास्टिक है, यानी मतलब
क्या होगा, हल्का लिक्विड होगा, जबकि आंतरिक स्तर पूर्ण रूप से सीमेटिक अल्ट्रा बेसिक चट्टानों से बना हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं फिर से, बाह्य कोर ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर तरल अवस्था में। गलत, उल्टा हो गया। कोर निकेल एवं लोहा से बना है, यह सही है। कोर पृथ्वी की सबसे निचली परत है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग और द्रव्यमान का 32% भाग कोर से निर्मित है। कोर यानी बाह्य कोर यानी आउटर कोर तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर इनर कोर ठोस अवस्था में। यानी ये पृथ्वी का अगर यह केंद्र हो गया तो यहाँ से यह मेंटल के नीचे वाला भाग, इसको कोर को 2 भाग में बांटेंगे। जो ऊपर वाला है यह लिक्विड है लेकिन यह ठोस है। कोर का निर्माण निकिल और लोहे से हुआ है, इसलिए इस परत को नीफे कहते हैं। कोर का घनत्व ऊपरी दोनों परतों से अधिक होता है। मेंटल व कोर की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई पर घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मेंटल एवं, यहाँ देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ तक मेंटल है। मेंटल एवं बाह्य कोर, यह बाह्य कोर हो गया। मेंटल एवं बाह्य कोर के बीच संबंधी जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या कहेंगे, इसको यह है गुटेनबर्ग असमता। और मेंटल और बाह्य कोर, सॉरी, यहाँ पर यह है गुटेनबर्ग। और जो कोर है अपर कोर और इनर कोर, इसके भी इसको क्या कहेंगे हम लोग, यह है एल्स पर लेहमैन। तो कुल कितने होते हैं असमानता, 5। कौन कौन, देखिए बताते हैं। यह कोर है, यह मेंटल है, और यहाँ देखिए यह कोर, मेंटल और यह क्रस्ट। क्लियर है। अब कोर को 2 भाग में बांट दीजिए। यहाँ पर जो अपर कोर और लोअर कोर को बांटने वाला इसको कहेंगे लेहमैन। मेंटल को और कोर को अलग करने वाला इसको क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग। फिर इसी तरह से जो ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट को 2 भाग में बांट दीजिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोरनाड कहते हैं। और यहाँ पर जब मेंटल और क्रस्ट के बीच में इसको क्या कहेंगे, रेप्टी कहते हैं। और एक और बचता है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, यह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, इसको कहते हैं मोह। निम्नलिखित कारणों पर या कारकों पर विचार कीजिए। आग लगना, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़, मृदा द्रवण, भूस्खलन, धरातलीय विस्थापन। उपयुक्त कारकों में से कौन सा ऐसे भूकंप के संभावित परिणाम हो सकता है? तो भूकंप के संभावित परिणाम तो सब होंगे। यहाँ देखिए, भूकंप की एक प्राकृतिक आपदा है, इसके निम्न संभव हो सकते हैं परिणाम। कौन कौन? यहाँ परिणाम: भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन या पंख स्खलन, मृदा द्रवण, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध का टूटना, आग लगना, सुनामी आदि है। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है भूकंप के तीव्र झटके महसूस करते हैं। दूसरा है, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर किया जाता है। हाँ, तो दोनों सही होगा, जो जितना नजदीक है वो उतना झटका सहेगा। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसका वितरण काफी असमान है। कहीं पर यह अल्प तीव्रता के भूकंपीय झटकों को महसूस किया जाता है तो कहीं तीव्र झटकों का एहसास होता है। इस तरह विश्व में केवल वही भाग जो भ्रंश के समीप होते हैं भूकंप के तीव्र झटके महसूस करते हैं। मान लेते हैं कि यह क्रस्ट है, अगर यहाँ पर भूकंप होगा सबसे पहले कहाँ महसूस होगा, इसके ऊपर 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप यह महसूस होगा। और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे इससे, वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता घटते चली जाएगी। भूकंपीय घटनाओं को तीव्रता के आधार पर रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। रिक्टर पैमाने के आधार पर भूकंप की तीव्रता 0 से लेकर 10 के बीच में मापी जाती है। जब 0 से 1 जाएगा तो यह 10 गुना बढ़ जाएगा, इसी तरह 1 से 2 जाएगा फिर 10 गुना उससे अधिक पावरफुल होगा। रिक्टर स्केल पर एक अंक गणितीय मापक्रम है। इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम में 1 इकाई का योग दिखाता है। आघात की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है जो झटकों में हुई प्रत्यक्ष हानि का निर्दर्शन करता है। तो सही कौन? दूसरा सही है, पहला गलत है। यहाँ देख लीजिए, पहले ही बताया था, यह 10 के गुणक में होता है, न कि 1 में।
और भूकंपीय आघात की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है। यह स्केल भूकंपीय झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित होती है। इसी स्केल की गहनता सीमा 1 से 12 तक होती है। तो मर्केली स्केल 1 से 12 और रिक्टर स्केल 1 से 10। वह स्थान जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, क्या कहेंगे उसको? अधिकेंद्र कहेंगे। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि केवल वह स्थल मंडल में ही आएगा, जल मंडल में भी तो नीचे आएगा। वह स्थान जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र या अवकेंद्र भी कहा जाता है। उद्गम केंद्र यानी फोकस, और वहां पर क्या दिए हुआ था? अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र है, अतः पहला गलत हो गया। और दूसरा है अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के निकट वह बिंदु है अधिकेंद्र जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। यह पृथ्वी के सागर में थोड़े भूकंप जब आएगा तो स्थल में नहीं आएगा। पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग होते हैं, अतः यह दूसरा सही हो गया। भूकंप मापी यंत्र यानी सीस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। मूल रूप से भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक होगा भूगर्भिक तरंगे यानी बॉडी वेव, और दूसरा होता है धरातलीय तरंगे सरफेस वेव। और यही भूगर्भिक तरंग में दो होगा, एक होगा सेकेंडरी वेग और पहला होता है प्राइमरी तरंग यानी पी वेव। धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव्स उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने पर पैदा होती है। धरातलीय तरंगे धरातलीय शैलों के साथ अन्योन्य क्रिया कर भूगर्भिक तरंगों का निर्माण करती है। नहीं भाई, इसमें कोनो सही नहीं है। काहे? आगे देखिए। उद्गम केंद्र यानी फोकस से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान भूगर्भिक तरंग यानी बॉडी वेव से पैदा होती है, न कि धरातलीय तरंगे। बॉडी वेव से धरातलीय तरंगे पैदा होती है। यह पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। कौन? तो ये बॉडी वेव्स। उल्लेखनीय है कि भूगर्भिक तरंगे यानी बॉडी वेव्स जब विभिन्न प्रकार के धरातलीय चट्टानों से अन्योन्य क्रिया करती है या अंतर क्रिया, तो धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव्स की उत्पत्ति होती है और ये धरातल के साथ साथ चलती है जिगजैग, और इसी से सबसे अधिक हानि होती है। इसको क्या कहते हैं? लव वेव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगे है, सही है। पी सबसे ज्यादा विनाशकारी है, ऐसा नहीं है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, यह भी सही है। पी तरंगे उतना नहीं, सबसे ज्यादा एल वेव यानी लव वेव या धरातलीय वेव सबसे घातक है। तो सही कौन होगा? 1 और 3 सही होगा। यहाँ देखिए, भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होगा पी यानी प्राइमरी, दूसरा होगा एस यानी सेकेंडरी। पी तरंगे तेज गति से गमन करने वाली तरंगे हैं, यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्राथमिक तरंगे गैस, तरल व ठोस तीनों माध्यम से होकर गुजरने में सक्षम है, यानी यह ध्वनि तरंग की तरह चलती है, उसी तरह व्यवहार करती है। ये तरंगे धरातल पर कुछ समय बाद पहुंचती है, यह सेकेंडरी है, द्वितीयक, और यह केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है। इस विशेषता यानी ठोस माध्यम में चलने के कारण ही सेकेंडरी वेव तरंगे भूगर्भिक संरचना को समझने में काफी मददगार साबित है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी है, इसमें कुछ इलाका ठोस है, कुछ इलाका यहाँ पर लिक्विड है। क्या करेगा? यह इस तरह से लापता हो जाता है, यानी 105 से 145 डिग्री पर यह सब पता नहीं चलता है कि वहाँ है कि नहीं है, विलुप्त हो जाता है। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनि होकर वापस लौट आती हैं, जबकि अपवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। याद कर लीजिए, परावर्तन मतलब क्या? यहाँ देखिए, परावर्तन यानी ये वापस आ गया, क्लियर। और अपवर्तन, इससे क्या होगा? यहाँ पर टकरा गया, हो सकता है कि यह वापस भी आए, हो सकता है इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर चला गया, कई दिशाओं में बट गया। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर सबसे बाद में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, न कि पी तरंगे। आगे देखिए, फिर आगे दूसरा, भूकंपीय तरंगों का वेग विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग धीमा हो जाता है। इसे हो सकता है जब वह ध्वनि वेग की तरह चलेगा तो क्या ध्वनि की तरह है, तो अधिक नहीं तेज हो जाएगा। यहाँ देखिए, पहला सही है।
भूकंपीय तरंगों का वेग विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरने पर बदल जाता है। अतः कथन पहला सही है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने से परावर्तन एवं अपवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदल जाती है। दूसरा, यहां देखिए, पी तरंगों की कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में समकोण पर कंपन करती है। कैसा हो सकता है? पी तरंगे ध्वनि की तरह है, तो ध्वनि समानांतर चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, सभी प्रकार के भूकंपीय तरंगों के संचारित होने की प्रणाली एक समान नहीं होती है। इन तरंगों की दिशा व उनके कंपन की दिशा दोनों अलग अलग होती है। पी तरंगों की कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह ध्वनि की तरह चल रही है। यह तरंग संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है, यानी यह आगे पीछे करेगा इस तरह से, झिकझक लगेगा जैसे कोई फैट मार रहा है, जिसके कारण पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। और इस तरंगे अपनी दिशा के समकोण पर ऊर्ध्वाधर तल में कंपन पैदा करती हैं। ये तरंगे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार एवं गर्त बनाती हैं। इस तरह से चलेंगी। अब तीसरा देखिए, प्राथमिक तरंगे यानी पी वेव्स अपनी प्रकृति में लंबवत है, लॉन्गिट्यूडिनल है। द्वितीय तरंगे एस वेव्स अनुप्रस्थ यानी अनुप्रस्थ प्रकृति की है। और धरातलीय तरंगे एल वेव दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं। द्वितीय जो एस वेव है यह प्रकाश टाइप का होता है। यह तो दूसरा तो सही है। अब बताइए आगे कौन होगा, थोड़ा आंसर देख लेते हैं इसका। 1 2 3 तीनों सही है। मतलब पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग की प्रकृति लंबवत है। यह अपनी दिशा के समानांतर कंपन करती है। विदित हो कि अन्य तरंगे अपने संचरण गति के समकोण दिशा में पैदा करती हैं। द्वितीय तरंग यानी एस वेव अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं और धरातलीय तरंगे यानी एल वेव से निम्न आवृत्ति दीर्घ तरंग दैर्घ्य व अनुप्रस्थ कंपन करने वाली होती हैं। अतः कथन 2 3 सही है। पहला भी सही है, यानी सब सही है। अनुप्रस्थ प्रकृति यानी प्रकाश की तरह है और अनुदैर्घ्य तरंग यानी ध्वनि की तरह है। तो पी ध्वनि की तरह है, एस प्रकाश की तरह है। पी तरंगों का यहाँ देखिए शैडो क्षेत्र यानी छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। ऐसा हो सकता है, यह तो सब जगह जाता है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच केवल पी तरंगों के लिए ही छाया क्षेत्र है। वह केवल एस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होना चाहिए था। सर देख लेते हैं, न तो 1 न तो 2, दोनों गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग भूकंप लेखी यंत्र पर दर्ज नहीं होता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहलाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से भीतर किसी भी दूरी पर पी एवं एस दोनों ही तरंगों को दर्ज करने में सक्षम है। यानी यह पृथ्वी है, मान लेते हैं भूकंप यहाँ हुआ, तो यह देखिए यह 105 डिग्री, यहाँ भी 105 डिग्री और यह 145 डिग्री, यहाँ तक 180 होगा, इधर भी 145 डिग्री के बीच यहाँ के बीच में किसी भी प्रकार के तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जाता है। और 105 से 145 शैडो क्षेत्र हो गया। अतः अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के क्षेत्र में क्या कहेंगे, उसको हम लोग शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र कहेंगे। द्वितीयक तरंग यानी एस वेव का छाया क्षेत्र 103 डिग्री से 103 डिग्री होता है। यानी यहाँ देखिए ये 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक 103 से 103 पूरा। जबकि पी तरंग का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के मध्य होता है। अतः स्पष्ट है कि एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग की तुलना में अधिक होता है। कुछ कथन है यहाँ देखिए 5 में। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है। सही है। भूकंप आने के पूर्व वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। ऑर्गन नहीं होता, जेनोन होता है। यहाँ देखिए एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से हमेशा अलग होता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में
रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, न कि ऑर्गन की। प्रशांत महासागरीय पेटी में भूकंपीय घटनाएं विरले ही होती है, ऐसा है नहीं, वो तो रोज होती है वहां पर। मध्य महाद्वीपीय पेटी भूकंप से पूर्णतः मुक्त है, ऐसा भी नहीं है, वहां भी मुक्ति नहीं मिला है, अतः दोनों गलत हैं। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी सरकम पैसिफिक बेल्ट क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। यहाँ विश्व के 60% से अधिक भूकंपीय घटनाओं को महसूस किया जाता है। इसके अंतर्गत चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश भूकंप प्लेटों के अभिसरण से, अभिसरण मतलब क्या जानते हैं, यह देखिए दोनों क्षेत्र एक ही दिशा में, एक ही पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं, यानी आपस में टसन हो रहा है, से भूपर्पटी के चट्टानों में भ्रंशन से तथा ज्वालामुखी सक्रियता से संबंधित है। क्या होगा, जो भारी प्लेट नीचे जाएगा तो यहाँ पर गलेगा तो क्या होगा, जल भी है तो वो वाष्प में बदलेगा, इस क्षेत्र के आकार एक्सपेंड होगा, और जहाँ पर कमजोर इलाका है वहाँ पर ये फट जाएगा, तो ज्वालामुखी हो गया। मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट प्लेटीय अभिसरण का वह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह अभिसरण का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आने वाले भूकंप मुख्य रूप से संतुलन मूलक व भ्रंश मूलक है। यहाँ विश्व के 20% से अधिक भूकंपीय घटनाएं होती हैं। यह पेटी केप वर्डे शुरू होकर आल्प्स, काकेशस, हिमालय जैसी नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह भारत है, भारत भी इसी तरह से चल रहा है, और इधर यूरेशिया है, दोनों का आपस में टक्कर हुआ और बीच में हिमालय का निर्माण हो गया। दक्षिण पूर्वी द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में सम्मिलित हो जाती है। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी में शामिल है, यह भूकंप मुक्त क्षेत्र नहीं है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मध्य अटलांटिक पेटी यानी मिड अटलांटिक बेल्ट भी एक प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। यह उत्तर में स्पिट्सबर्जन तथा आइलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली है। यहाँ सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र में होते हैं। इस क्षेत्र में प्रायः कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उल्टा होता है इस तरह से, यानी यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसको क्या कहेंगे, अपसरण, और रूपांतरण यानी समानांतर, इस तरह से। आगे देखिए कुछ कथन है। ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से पृथ्वी पर पहुंचता है। दूसरा है, ज्वालामुखी के लावा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन गैस होते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें, तो दोनों सही है। दुर्बलता मंडल यानी स्टेनोस्फीयर मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। यह क्षेत्र तरल चट्टानी पदार्थों का मुख्य स्रोत है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जमे हुए मलबा का टुकड़ा ज्वालखंडस्मी डेब्रिस कहिए इसको, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल है, अतः दोनों कथन सही है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी को उद्गार की प्रवृत्ति के आधार व धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर सील्ड एंड मिश्रित में क्या होगा, इस तरह से एक ऊपर कोन से बनाएगा और उसमें भी कुछ निकला हुआ रहेगा। ज्वालामुखी कुंड, बेसाल्ट प्रवाह और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो मध्य महासागरीय कटक क्या है, यह अटलांटिक महासागर के बीच में ऐसा आकृति का है, और इसमें इस तरह से दोनों तरफ दरारी उद्भेदन हुआ है, यानी कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ऊंचा तो होगा नहीं ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, इसको कटक कहते हैं। सील्ड ज्वालामुखी सभी ज्वालामुखियों में विशाल होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ये सील्ड ज्वालामुखी कैसा होगा, इस तरह से होगा, बिना मन का उठा हुआ है। तो सबसे ऊंचा कैसे होगा, देखिए। बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी सभी प्रकार के ज्वालामुखियों में विशाल होता है, यानी यह चिपचिपा होता है, यह अधिक एसिडिक होता है, तो यह इस तरह से ऊंचा उठेगा। तो ऊंचा उठेगा तो क्या होगा, बहुत विशाल पहाड़ का निर्माण करेगा, कालांतर में इस तरह का पहाड़ हो जाएगा। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित हैं। किसे? बेसाल्ट से, जो तरल लावा के ठंडा होने से बने हैं, अतः दूसरा सही है, केवल दूसरा। और सील्ड ज्वालामुखी सभी ज्वालामुखियों में विशाल होते हैं, ऐसा थोड़े होता है, बेसाल्ट प्रवाह है, और यहाँ भी तो बेसाल्ट लिखा है, क्या कहना क्या चाह रहा है भाई, गलत बात है, सील्ड सबसे बड़ा नहीं होता है।
सिल्ड ज्वालामुखी तीव्र ढाल वाले होते हैं, ऐसा नहीं, वो मंद ढाल वाले होते हैं। सिंडर ज्वालामुखी यानी सिंडर कोन सिल्ड ज्वालामुखी में विकसित होता है भाई, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। सिल्ड ज्वालामुखी उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इस कारण यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, जैसे हवाई द्वीप में। अतः यहाँ तीव्र ढाल का अभाव पाया जाता है। सिल्ड ज्वालामुखी में यदि निकास नली में से क्या होगा, पानी अंदर चला जाए तो यह ज्वालामुखी विस्फोटक हो जाएगा और फट जाएगा। उल्लेखनीय है कि सिल्ड ज्वालामुखी से लावा फवारे के रूप में धरातल पर आता है और निकास पर यह एक शंकु बनाता है, जो सिंडर शंकु कहलाता है। मिश्रित ज्वालामुखी यानी कंपोजिट वोल्केनोज भीषण विस्फोटक है, सही है। मिश्रित ज्वालामुखी परतों के रूप में निकास नली के आसपास जमा, यानी एक ज्वालामुखी का पाइप है, यहाँ पर मैग्मा चेम्बर है, अब पाइप के माध्यम से निकलेगा इस तरह से, अब निकलेगा जैसी जिसकी लावा की प्रकृति है उस तरह से होगा। चिपचिपा है तो नज़दीक ही जमा हो जाएगा, तरल है तो दूर जाएगा, और इसी तरह से अगर चिपचिपा है तो पहाड़ बन जाएगा। ये दोनों सही है। मिश्रित ज्वालामुखी में बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक गाढ़े लावे का उद्गार होता है, जो प्रायः विस्फोटक है। मिश्रित ज्वालामुखी में उद्गार के समय लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडस्मी पदार्थ व राख भी धरातल पर आ जाते हैं। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, इसी जमाव को मिश्रित ज्वालामुखी कहा जाता है। आगे बढ़िए। ज्वालामुखी कुंड पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, सही है। ज्वालामुखी कुंड का मैग्मा धरातल पर काफी नीचे होता है, यह भी गलत हो गया, नीचे किसे होगा, ऊपर होगा। ज्वालामुखी कुंड यानी कल्डेरा की बात हो रहा है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी ज्वालामुखियों में विस्फोटक होता है, अतः पहला सही है। उल्लेखनीय है कि जब इनमें विस्फोट होता है तो मैग्मा ऊंचा उठने के बजाय नीचे धंस जाता है, पूरा मुंह ही गायब हो गया उसका। धंसते हुए गर्त ही ज्वालामुखी कुंड यानी कल्डेरा कहलाते हैं। कल्डेरा का यह विस्फोट साबित करता है कि ज्वालामुखी का मैग्मा न केवल विशाल है बल्कि बहुत ही निकट है, ऊपर में ही है। दूसरा देखिए, बैसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखी होते हैं। बैसाल्ट प्रवाह विशाल होता है, हाइट की बात नहीं है, एरिया बड़ा होगा। भारत में महाराष्ट्र पठार का अधिकांश भाग बैसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का उदाहरण है, सही है। ये लिक्विड है तब न दूर दूर फैलेगा। बैसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी उद्गार के समय अत्यधिक तरल लावा धरातल पर निकलते हैं। यह लावा काफी बड़े क्षेत्र में विस्तृत हो जाते हैं। संसार के कुछ भाग में ये हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। कई बार एक प्रवाह ही सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाता है। इस तरह बैसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखी है। और उल्लेखनीय है कि भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बैसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र रहा होगा। कालांतर की बात है, वर्तमान में की बात नहीं है। तीसरा देखिए, धरातल पर मैग्मा ठंडा होकर बैथोलिथ का निर्माण करता है। धरातल पर नहीं, अंदर बैथोलिथ बैसाल्ट के बने होते हैं, यह भी गलत। देखिए, मैग्मा जब भूपर्पटी से अधिक गहराई पर जमा होकर ठंडा हो जाए, यानी उसको ऊपर आने का मौका ही न मिले, ऊपर का जो क्रस्ट है इतना मजबूत है कि वह उसको फाड़ ही ना पाए, तो क्या होगा, बेचारा हार पछता कर नीचे ही जमा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बैथोलिथ ग्रेनाइट के बने हैं। ग्रेनाइट के हैं, बैसाल्ट करेंगे ग्रेनाइट। और बैथोलिथ विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं। कुछ बैथोलिथ की गहराई तो कई किलोमीटर तक होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार करना, देख लेते हैं। यह एक गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है। इसकी आकृति धरातल के मिश्रित ज्वालामुखी गुंबद से मिलती है, किंतु यह गहराई में स्थित है। भारत में कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों से बनी ऐसी आकृति देखने को मिलती है। यह भी सही है। इसको लोग क्या कहेंगे, यह बैथोलिथ होगा और नहीं तो क्या होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। ये देखिए, यह लैकोलिथ है, बैथोलिथ नहीं। बैथोलिथ विशाल होता है। लैकोलिथ एक गुंबद नुमा आकृति वाले विशाल अंतर्वेदी चट्टान है, मतलब गुंबद इस तरह से रहेगा और नीचे इसका पाइप है। लैकोलिथ का तल समतल होता है, जो एक पाइप नुमा वाहक नली से जुड़ा होता रहता है। धरातल पर गुंबद नुमा आकृति मिश्रित ज्वालामुखी के उदाहरण होते हैं, किंतु लैकोलिथ धरातल के नीचे गहराई में होती है।
कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टान लेकोलिथ का उदाहरण है। इनमें से अधिकांश अपत्रित यानी एक्सप्लोलाइटेड हो चुका है, यानी बाहर आ चुका है, जो धरातल पर भी देखी जा सकती है। अतः सभी विशेषताएं लेकोलिथ को संदर्भित करती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करते हैं। धरातल पर क्षैतिज दिशा में लावा की तस्तरी नुमा आकृति लेपोलिथ कहलाती है। फैकोलिथ का विकास बैथोलिथ में होता है। यह भी सही, दोनों सही हो गया। थोड़ा जान लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब लावा धरातल के कमजोर भाग में चला जाता है तो यह क्षैतिज दिशा, क्षैतिज नहीं जाते हैं इस तरह से, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर मुंह है, क्षैतिज दिशा में कई प्रकार की आकृतियों में जम जाता है। जब लावा की आकृति तस्तरी नुमा की तरह होती है तो इसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ तस्तरी की तरह है। गौरतलब है कि कई बार अंतर्वेदी चट्टानों की मुर्दार अवस्था में अपनति के ऊपर और अभिनति यानी इस तरह से लावा के जमा होता है। ये परतदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा के भंडारों से जुड़ी होती हैं। इसको क्या कहेंगे? लहरदार चट्टान यानी फैकोलिथ चट्टान। और यह संरचना क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होती है। जब लावा प्रवाह दरारों में धरातल के समकोण पर, धरातल है यह, इसके समकोण या 90 डिग्री पर ठंडा हो जाए, यानी इस तरह का होगा, तो इसे सील मोटा होगा, सीट पतला होगा। जब लावा ठंडा होकर क्षैतिज तल में यानी अब इस तरह से चादर के समान हो जाए तो उसे डाइक कहेंगे। नहीं, उल्टा हो गया दोनों। देखिए, जब लावा प्रवाह दरारों में धरातल के समकोण पर ठंडा हो जाए तो यह संरचना एक दीवार के रूप में ग्रहण कर लेती है, जिसे क्या कहेंगे? इस तरह से इसको कहेंगे डाइक। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों में यह आकृति काफी संख्या में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में भी डाइक की प्रमुख भूमिका है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है। जब जमाव की मोटाई कम होती है तो उसे सीट कहते हैं, जब अधिक मोटा और अधिक घना होगा तो उसे सील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय द्रवों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। पृथ्वी के ऊपरी और निचले स्तरों में उच्च तापीय भिन्नता दोनों क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार हेतु उत्तरदायी है, क्योंकि इसे क्या होगा? यहाँ देखिए, रेडियो सक्रिय क्रिया हुआ, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? ये धाराएं, संवहन धाराएं ऊपर की ओर उठेंगी। जब ऊपर की ओर उठेंगी तो क्या होगा? ऊपर का प्लेट इस तरह से मूवमेंट होगा। जहाँ पर धाराएं उठेंगी वहाँ पर प्लेटों का मूवमेंट दूर की तरह होगा, और जहाँ पर यही दोनों धाराएं आपस में गिरेगी वहाँ पर प्लेट आपस में मिल जाएंगे। अतः इन्हीं से सब कुछ होगा। यहाँ देख लेते हैं, उत्तर सब सही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय द्रवों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बृहद स्तर पर ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऊष्मा अवशिष्ट ऊष्मा के रूप में पहले से ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान है। और ये थोड़ा यहाँ भी जान लीजिए, रेडियो सक्रिय द्रवों के असमान वितरण से पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य परतों में उच्च तापीय भिन्नता पाई जाती है। यह तापीय भिन्नता बाहरी कोर और मेंटल में संवहनीय धाराओं को जन्म देती है। यही संवहनीय धारा मेंटल में अभिसारी और अपसारी, अभिसारी यानी क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेंगे। अपसारी मतलब अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, और अपसारी यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। अपसारी सीमाओं पर तरल, अर्ध तरल और यदाकदा गैसीय सामग्री पृथ्वी पर प्लेटों के किनारों के सहारे दरारी उद्भेदन के रूप में पहुंचती है, यानी प्लेट दूर होगी अपसारी में। और अभिसारी सीमाओं का उच्च घनत्व वाले प्लेटों का निम्न घनत्व वाले प्लेटों के अंदर छेपन हो जाएगा। जो भारी है वो नीचे जाएगा, जो हल्का है वह ऊपर जाएगा। उच्च दाब के परिणाम स्वरूप मैग्मा तीव्र गति से ज्वालामुखी उद्गार के लिए उत्तरदायी होती है। 8 में देखिए, ज्वालामुखी राख और धूलकण कृषि एवं बागवानी कार्य हेतु काफी उर्वर है। सही है। खनिज संसाधनों को, विशेषतः धात्विक अयस्कों को ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी पर लाने में सक्षम है। यह दोनों काम करता है। ये ज्वालामुखी के लाभ हैं। ज्वालामुखी के द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं, यथा द्वीप, पठार, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप निःसृत राख एवं धूलकण कृषि एवं बागवानी हेतु उर्वर है। इसके अतिरिक्त अपघटन एवं अपक्षय के कारण ज्वालामुखी चट्टान ने उर्वर भूमि में बदल जाती है, यानी कि ब्लैक सॉइल।
खनिज संसाधन विशेष धात्विक अयस्क ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी पर फैल जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध किमरलाइट चट्टान जो हीरे का स्रोत है, एक प्राचीन ज्वालामुखी का नली है। 9 में क्या है? ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्र में पृथ्वी की आंतरिक भाग में उपस्थित ऊष्मा का उपयोग भूतापीय ऊर्जा के निर्माण में हो सकता है या होता है। कहाँ नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और अरुणाचल प्रदेश में पूगा घाटी भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में है। ऐसा तो अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। भूतापीय ऊर्जा का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक भाग में उपस्थित ऊष्मा के द्वारा होता है, जो ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्र में अधिक सुलभ होते हैं, जैसे यूएसए, रूस, जापान, इटली, न्यूजीलैंड और मेक्सिको में। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी है, न कि हिमाचल में। भूतापीय ऊर्जा के लिए भरोसेमंद क्षेत्र है। 10 में देखिए, कुछ गीजर विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं। जरूर। कुछ गर्म जल स्रोत के मुख पर सिलिकेट की उपस्थिति उसे अस्पष्ट रंग प्रदान करते हैं। तो दोनों गलत हो गया, कारण देखिए हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए नंबर काट लीजिएगा। गर्म जल स्रोतों यानी हॉट वाटर स्प्रिंग्स में साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति उसे रंगीन बनाते हैं। तो सही है भाई, तब क्या गलत कर दिया। जबकि उष्णोष्ण में सिलिकेट की उपस्थिति उसे सुस्पष्ट रंग प्रदान करते हैं। तो उसमें क्या लिखा था ऊपर? पता नहीं। और यहाँ देखिए, गीजर उष्ण जल का एक सविरामी स्रोत है जो भूपर्पटी के क्षेत्र से अत्यधिक बल से निकलता है और नियमित अथवा अनियमित अंतरालों पर गर्म जल एवं वाष्प की प्रधार को आकाश में फेंकता रहता है। और यह पर्यटक स्थल जैसे अलास्का में है। आइसलैंड गीजर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं गर्म जल के स्रोत विश्व के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग थोड़ा प्लेट से क्वेश्चन देखते हैं। अभिसारी प्लेट किनारा और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि से मुक्त क्षेत्र है। ऐसा थोड़ी होगा कि मुक्त रहेगा वह, ये पहला गलत हो गया। प्रशांत महासागर का अग्निवलय यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में विश्व की 2/3 ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। तो दूसरा सही है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी व भूकंपीय गतिविधि अभिसारी प्लेट यानी आपस आने वाले में के किनारों तथा मध्य महासागरीय कटक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दूर जा रहा है के साथ होती है। प्रशांत महासागर में अग्निवलय में विश्व की लगभग 2/3 ज्वालामुखी गतिविधियां घटित होती हैं। अटलांटिक तटों के सहारे अधिकांश सुसुप्त और मृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अटलांटिक तट के सहारे आइसलैंड और ओजोर्स अटलांटिक महासागर के सुसुप्त ज्वालामुखी है। आइसलैंड का और ओजोर्स से सुसुप्त है, तो देख लेते हैं डोरमेंट है क्या है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ देखिए, अटलांटिक महासागर के तट के सहारे या अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में प्रायः सुसुप्त या मृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सेंट हेलेना, केप वर्डे द्वीप और कनारी द्वीप। किंतु अजोर्स और आइसलैंड की ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, सब सक्रिय है। अफ्रीका के रिफ्ट क्षेत्र में माउंट किलिमंजारो और माउंट किनिया मृत ज्वालामुखी है, जबकि पश्चिमी अफ्रीका में माउंट कैमरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ज्वालामुखी का संबंध मुख्य रूप से अल्पाइन वन से है, ऐसा थोड़े है। विसुवियस को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, विसुवियस को कहते हैं। चलिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ज्वालामुखी का संबंध मुख्य रूप से अल्पाइन वॉलन से है, अल्पाइन फोल्ड, हाँ सही है दूसरा। और तीसरा है विसुवियस को भूमध्य सागर का नहीं, उसका तो नाम स्ट्रोम्बोली है, यही ना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ज्वालामुखी को मुख्यतः अल्पाइन वॉलन से संबंधित किया जाता है। विसुवियस और स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है, न कि विसुवियस को। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। कुछ का मिलान कराना है। विसुवियस, कराकटोवा, ये तो सक्रिय है। एटना, फुजियामा और कोलिमा। फुजियामा सक्रिय है, नहीं है सक्रिय भी। तो यहाँ देख लेते हैं 3, 4, 5
मिलान ही करा देखिए चुपचाप। विसुवियस तो यह प्रसुप्त प्रकार का है, स्थान भूमध्य सागर में है। कराकाटोवा यह भी डोरमेंट है, यह सुंडा जल डमरू मध्य में है। एटना सक्रिय है, इटली में है। फुजियामा यह भी डोरमेंट है, जापान में है। कोलिमा सक्रिय है, मेक्सिको में है। हिमालय क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। बैरन तो है लेकिन एकमात्र सॉरी एक और है, लेकिन वह डोरमेंट है और यह सक्रिय है। और ज्वालामुखी हिमालय में नहीं पाई जाती है, हाँ वर्तमान में तो नहीं है। हिमालय क्षेत्र या भारतीय प्रायद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, अतः पहला सही है। किंतु अंडमान एवं निकोबार में बैरन में सक्रिय के अतिरिक्त एक और ज्वालामुखी नरकुंडम है जो डोरमेंट है। ये तो इसको एक्सटिंक्ट बना दिया है, मृत नहीं है वह। माउंट पीली ज्वालामुखी वेस्ट इंडीज में अवस्थित है। माउंट पीली में के उद्गार से मार्टिनिक की राजधानी सेंट पियर पूरी तरह नष्ट हो गई थी, यह भी सही है। 1902 में माउंट पीली का ज्वालामुखी उद्गार आधुनिक काल का सबसे प्रलयकारी ज्वालामुखी उद्गार था। यह वेस्ट इंडीज में अवस्थित है। इस उद्गार से मार्टिनिक की राजधानी सेंट पियर पूरी तरह तहस नहस हो गया। वहाँ की समस्त जनसंख्या लगभग 21,11,10,30,000 की मृत्यु हो गई थी। ज्वालामुखी स्थानीय स्तर पर वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ज्वालामुखी वैश्विक स्तर पर निम्न सतही तापमान और ओजोन परत में क्षरण का कारण हो सकती है। जब बादल हो जाएगा तो तापमान घट जाएगा। दूसरा तो सही है और पहला भी सही होगा। यहाँ देखिए, ज्वालामुखी गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि मानव, पशु और कृषि के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्थानीय स्तर पर अम्ल वर्षा और हवा के रुख के साथ वायु प्रदूषण का कारण बनती है। वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी उद्गार से समताप मंडल में बड़ी मात्रा में सल्फर एरोसोल प्रवेश करती है, जो निम्न सतही तापमान और ओजोन परत में क्षरण का कारण बनती है। यहाँ हॉटस्पॉट मतलब क्या, जमीन के अंदर यहाँ पर मैग्मा जमा हो उसको मेंटल प्लूम भी कहते हैं। यहाँ देखिए, हॉट स्पॉट ज्वालामुखी घटना असल मंडल के आंतरिक भाग में घटित होती है। हॉट स्पॉट पृथ्वी के मेंटल में वह क्षेत्र है जहाँ से संवहन प्रक्रिया द्वारा उष्मा उत्पन्न होती है। इस तरह से यहाँ पर संवहन धाराएं ऊपर की ओर उठेगी। सामान्य तौर पर ज्वालामुखी घटना प्लेटों के किनारे पर होती है, किंतु हॉट स्पॉट ज्वालामुखी घटना किनारों पर न होकर स्थल मंडल के आंतरिक भाग में होती है। गौरतलब है कि हॉट स्पॉट पृथ्वी के मेंटल में वह भाग है जहां से संवहन प्रक्रिया द्वारा उष्मा उत्पन्न होती है और यह उष्मा स्थल मंडल के आधार तल पर चट्टानों को पिघलने में मदद करती है। यही पिघली हुई चट्टान मैग्मा के रूप में जाना जाता है। हवाईयन हॉट स्पॉट ज्वालामुखी, येलोस्टोन हॉट स्पॉट ज्वालामुखी, रीयूनियन हॉट स्पॉट ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। हॉट स्पॉट ज्वालामुखी जलमग्न पर्वतों का निर्माण करती है जिसे सी माउंट कहते हैं। मेडागास्कर के समीप रीयूनियन द्वीप हॉट स्पॉट ज्वालामुखी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन भूकंप के कारणों के रूप में जाने जाते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट के किनारों पर दबाव जनित बल, भ्रंशों के सहारे चट्टानी संरचना में अचानक स्खलन हो गया, ज्वालामुखी क्रियाएं, प्लेट विवर्तन की। भूकंप से क्या होगा? सब होगा। अधिकांश भूकंपीय घटनाएं विशाल चलती हुई स्थल मंडलीय प्लेटों के किनारों पर उत्पन्न दबाव जनित बल से संबंधित हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय तीव्रता और दबाव के कारण चट्टानों के घनत्व तथा आयतन में लगातार परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण पृथ्वी के भूपर्पटी में विभंजन और भ्रंशों के सहारे चट्टानी संरचना में अचानक स्खलन आता है, भरभरा जाता है, जो भूकंप के लिए उत्तरदायी है। कुछ विशेष प्रकार के भूकंप को ज्वालामुखीय क्रिया से संबंधित किया जाता है, उसे ज्वालामुखीय भूकंप कहते हैं। भ्रंशों के सहारे अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित किनारों पर भूकंप नहीं है, प्लेट यानी भूखंडों के फिसलने से भी भूकंप आते हैं। अतः प्लेट विवर्तनिकी भूकंप का प्रमुख कारक है। इसके अतिरिक्त कुछ भूकंप मानव जनित जैसे गहरा खनन, भूमिगत परमाणु परीक्षण, जलाशय जनित भूकंप, जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण, भूमिगत जल का संग्रहण, कृत्रिम प्रवेशन आदि जैसे कारक भी भूकंप के उत्तरदायी कारक हैं। 10 में देखिए, सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले तरंगों की एक श्रृंखला होती है। सुनामी का संबंध महासागरीय ज्वार भाटा से होता है। सुनामी हमेशा दिन में
दिन के समय ही आती है। ऐसा कहीं लिखा है कि यह केवल दिन में ही आएगी। सुनामी दीर्घ तरंग धैर्य वाली तरंगों की एक श्रृंखला होती है। इस तरह के तरंगों के शिखरों के बीच समय में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कुछ मिनट से लेकर 1 घंटा तक का हो सकता है। कई बार सुनामी को ज्वारीय तरंग की संज्ञा दी जाती है, लेकिन दैनिक महासागरीय तरंग से सुनामी का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय या देखिए, सुनामी दिन या रात्रि में किसी भी समय आ सकती है। उल्लेखनीय है कि सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह तरंग, यानी बंदरगाह को परेशान यानी तबाह करने वाला तरंग। सामान्यतः सुनामी समुद्री तटों के तीव्र विस्थापन से उत्पन्न होता है। दूसरा है भूकंप द्वारा समुद्री सतहों में क्षैतिज संचलन सुनामी उत्पन्न करता है। तीसरा है भूकंप समुद्री सतह के अंतर्गत भूस्खलन सुनामी के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कौन कौन सही होगा? 2 सही होगा। यह तीव्र नहीं है। देखिए सामान्यतः ऐसा क्या क्या होगा? सामान्यतः समुद्री तटों के तीव्र विस्थापन से उत्पन्न होता है सुनामी, सही है, सॉरी। और भूकंप समुद्री सतह के अंतर्गत भूस्खलन सुनामी के लिए जिम्मेदार है, यह भी सही है। और भूकंप द्वारा समुद्री सतहों में क्षैतिज संचलन, क्षैतिज से जरूरी कोई नहीं है क्षैतिज ही हो, वह ऊर्ध्वाधर होता है। आमतौर पर सुनामी समुद्र तटों के तीव्र विस्थापन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। भूकंप द्वारा सुनामी की उत्पत्ति समुद्र तट में ऊर्ध्वाधर संचलन का परिणाम है, न कि क्षैतिज संचलन का। और यह भी तीव्रता 6.5 से अधिक होगा तो समुद्र के अंदर भूस्खलन सुनामी को प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त उल्कापिंड व ज्वालामुखी भी सुनामी के उत्पत्ति में सहयोग करती है। दूसरा देखिए, औसतन प्रशांत महासागर में वर्ष में 2 बार सुनामी की उत्पत्ति होती है। सुनामी की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। सुनामी की गति समुद्री जल के 10 मीटर की गहराई पर अधिकतम होती है। क्या ऐसा है? थोड़ा देख लेते हैं। केवल एक ही सही होगा, यानी 1 और 2 सही है। यह 10 मिनट नहीं, वो बहुत अंदर डीप में होता है। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आशा करते हैं प्रयास अच्छा लगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।